हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आरएएस बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए संपूर्ण जीके का रिवीजन। और ऐसा आएगा पेपर, देख लो प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल का राजस्थान जीके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जाता है। हमने स्टार्ट की थी जब 11 दिन शेष थे। हमने टारगेट लिया था कि 11 दिन में 22 क्लास करने वाले हैं और आज की हमारी क्लास नंबर है 6। कितनी नंबर क्लास है? 6 नंबर क्लास है, यानी इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है जिसमें आपको हिंदी भी करवाई है, राजस्थान जीके भी करवाया है। राजस्थान जीके में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सभी के मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न ही इस क्लास को लाइक किया है, तो मत करना, क्योंकि इस क्लास को पूरी देखने के बाद अगर आपको समझ में आए, अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो, तब भी आपको लाइक करना है, तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है प्यारे साथियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। चलते हैं हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर किस तरह आएगा उसकी ओर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा का पेपर। इस तरीके से आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या देख लीजिए। प्रश्नों की संख्या है यहाँ पर 100। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100, यानी 60 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 40 क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी और जीके के, जिसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के। 25 क्वेश्चन किसके आएंगे? राजस्थान जीके के आएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है? 3 नंबर का रहने वाला है। तो कितना टोटल मार्क हो गया? 300 मार्क्स होंगे। कितने? 300। और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, यानी आपको 120 मिनट मिलेंगे। 100 क्वेश्चन करने होंगे। 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 60 आपके सब्जेक्ट के, 40 आपके हिंदी और जीके के क्वेश्चन आएंगे। और आज हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। इस क्लास में 25 क्वेश्चन करेंगे, वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लेवल के। देखिए समय 2 घंटे, पूर्णांक 300 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और आपकी स्क्रीन पर है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वो भी आभूषण से। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आभूषण से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? ओगनिया कहां पर पहना जाने वाला आभूषण है? कौन सा आभूषण? ओगनिया आभूषण। हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? कमर में, हाथ में, कान में, गले में। तो ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो ओगनिया आभूषण पहना जाता है कान में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। अब करते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। और व्याख्या हम किस प्रकार करते हैं? जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए कमर में, तो कमर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? बस आप ध्यान से सुन लेना। अब कान लगाकर क्लास में आपका ध्यान होना चाहिए, अन्य कहीं पर ध्यान नहीं होना चाहिए। फोन हॉरिजॉन्टल मोड पर होना चाहिए, क्योंकि प्यारे साथियों अगर फोन आप ऐसे ही रखते हो ना, तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाते हो और क्लास चलती रहती है। फिर कहते हो हमें समझ में नहीं आया, याद नहीं होता। तो इस तरीके से याद नहीं होगा। सबसे पहले फोन की स्क्रीन को फुल कर लीजिए, बस क्लास में आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए कमर के आभूषण देखते हैं हम सबसे पहले। तो कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर बात करें तो तकड़ी आभूषण। कौन सा?
तकड़ी आभूषण। नंबर 2 की बात करें तो कणकवती। कौन सा? कणकती। कौन सा आभूषण? कणकती आभूषण। और ये आभूषण पूछे जाते हैं। नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण है चौथ आभूषण। कौन सा आभूषण है? चौथ आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो कमर में पहना जाता है। और एक आभूषण और बता दूं आपको, करघनी। कौन सा? करघनी आभूषण, ये भी कमर में पहना जाता है। तो कमर के मैंने 4 आभूषण बताए, तकड़ी, कणकती, चौथ और करथनी। अब बात करते हैं हम हाथ की। तो हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? आंवला। कौन सा? आंवला सेवटा आभूषण हाथ में पहना जाता है। दामना, ये गलत मत कर देना, अभी बता रहा हूं मैं आपको प्यारे साथियों, दामना गलत मत कर देना। दामना आभूषण किसका है? हाथ का है। क्योंकि आपने गाना सुना है, दामन नीचे पैरी जूती, इसलिए आप क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कर दोगे? पैर में। तो आपको पैर नहीं करना। दामना क्या है? हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। दामना कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। और हाथ की कलाई में और कौन सा आभूषण पहना जाता है? गोखरू। हाथ की कलाई में कौन सा आभूषण पहना जाता है? गोखरू आभूषण पहना जाता है। अब बात करते हैं हम गले की। गले की बात करें तो गले में एक तो आ गया बलेवड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बलेवड़ा आभूषण, जो पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? बलेवड़ा। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर, बलेवड़ा आभूषण जो गले में पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। और गले में कौन सा हो गया? बजंटी, खांटला, तुस्सी, मांदलिया। बजंटी, खांटला, तुस्सी, मांदलिया, ये आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हो गए सभी आभूषण आपको याद। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी या काली सिंध नदी। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है माही नदी के किनारे। और कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट है डूंगरपुर जिले में है। और गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहां पर है? गलियाकोट में। जो कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। तो ये हो गई माही नदी के किनारे गलियाकोट तीर्थस्थल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नदियों की। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी है प्यारे साथियों। माही नदी उल्टे यू आकार की नदी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, या कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है, या ए अक्षर के समान आकृति वाली कौन सी नदी हो गई? माही नदी हो गई। कौन सी नदी? माही नदी। बनास नदी जिसे वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है। वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है किसे? बनास नदी को। और काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम देवास से होता है। कहां से होता है? देवास से इसका उद्गम होता है, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज के 3 नंबर पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आज का? आज का क्वेश्चन नंबर 3 है अक्षय तृतीया, यानी अखा तीज जिसे हम कहते हैं, जिस दिन अबुझ सावा होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, अबुझ सावा किस दिन होता है? अखा तीज को या अक्षय तृतीया को। निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? कोटा का, डूंगरपुर का, बीकानेर का, अजमेर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बीकानेर शहर की स्थापना अक्षय तृतीया को हुई थी। अब पूछ ले कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर की स्थापना की थी राव बिक्का ने।
किसने की थी? राव भिक्का ने की थी। और किसके सहयोग से की थी? नेरा जाट के सहयोग से की थी। किसके सहयोग से? नेरा जाट के सहयोग से की थी। और कब की थी? अक्षय तृतीया के दिन। और उस सन कौन सी थी? 1488 में। यानी बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में राव भिक्का ने नेरा जाट के सहयोग से की थी। तो बीकानेर नाम क्यों पड़ा? बीकानेर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्यारे साथियों यहां पर देखिए क्या है, यहां पर बिक्का और आगे यहां पर नेरा जाट में क्या है? नेर। तो बीकानेर बन गया ना शब्द, इसलिए इस शहर का नाम क्या रख दिया? बीकानेर रख दिया गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? ये देखिए प्यारे साथियों, शानदार क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं है प्यारे साथियों, ये आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि आपको दिया हुआ है मेवाड़ के गुहिल शासक भी दिए हुए हैं, मारवाड़ के राठौड़ शासक भी दिए हुए हैं, आमेर के कछवा शासक भी दिए हुए हैं। और उन शासकों में से ही आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? क्या मारवाड़ के राठौड़ शासकों का? क्या मेवाड़ के गुहिल शासकों का? क्या आमेर के कछवाह शासकों का? क्या अजमेर के चौहान शासकों का? तो ये वर्णन करता है चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आ गया, राजस्थानी भाषा और बोलियों से पूछा गया क्वेश्चन। और प्यारे साथियों आप सभी को पता है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी, राग कौन निकालता है प्यारे साथियों? मामा। राग कौन निकालता है? मामा निकालता है। तो माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी। तो रागड़ी बोली किसका मिश्रण हो गया? माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से याद कीजिए, राग कौन निकालता है? मामा निकालता है। और कैसी निकालता है? कर्कश के समान। तो कौन सी भाषा को कर्कश भी कहा जाता है? तो रागड़ी बोली को कर्कश भी कहा जाता है। और ये राग निकालता है हमारा मामा। कौन निकालता है? मामा। तो माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी। अब देखिए हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? कोटा बारा झालावाड़ क्षेत्र में। कोटा बारा झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर पाली में बोली जाती है। और एक और बात बता दूं, वी शुद्ध मारवाड़ी आ जाए ना, तो वी शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर में। वी शुद्ध मारवाड़ी कहां पर बोली जाती है? जोधपुर जिले में बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर में। मेवाड़ी उदयपुर में। और मालवी बोली कहां पर बोली जाती है? झालावाड़ प्रतापगढ़ कोटा क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। और बच गई एक और बोली, कौन सी? मेवाती। तो मेवाती बोली जाती है अलवर भरतपुर साइड में। अलवर भरतपुर साइड में, यानी मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में मेवाती आ गई। तो देखिए सभी भाषाओं की मैंने व्याख्या कर दी। तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन एक भी बाहर ना आए। 25 क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन 25 क्वेश्चनों में भी हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे? लगभग 40 या 50 क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? कौन सी स्थापना? परोपकारिणी सभा की स्थापना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखिए परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक क्वेश्चन। परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए ना। अब बताएंगे हम परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 1880,
ऑप्शन नंबर बी 1883, ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी 1875। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1853 में की थी। कब की थी? 1853 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा, क्या राव चंद्रसेन को, क्या राव जोधा को, या राव मालदेव को, या राव सुर सिंह को? तो ये कहा जाता है राव मालदेव को। किसे कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला राजा। क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी? राव मालदेव की, राव चंद्रसेन की, राव जोधा की और सुर सिंह की। तो सबसे पहले बात करते हैं राव मालदेव का शासनकाल। तो 31 दूना 62, यानी 1531 से 1562 तक इनका शासन रहा था मारवाड़ में राव मालदेव का। राव मालदेव के 2 युद्ध फेमस है। कौन कौन से? नंबर 1 साहेबा और पाहेबा का युद्ध, साहेबा और पाहेबा का युद्ध। और नंबर 2 कौन सा है? सुमेलगिरी का युद्ध। नंबर 2 सुमेलगिरी का युद्ध। साहेबा या पाहेबा का युद्ध तो हुआ था 1542 में, और सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। इसमें किसके साथ युद्ध हुआ था? साहेबा या पाहेबा का युद्ध राव जेत सिंह के साथ, बीकानेर के राव जेत सिंह के साथ युद्ध हुआ था। और सुमेलगिरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। और 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध राव मालदेव हार जाता है और शेर शाह सूरी जीत जाता है। और जीतने के बाद क्या कहता है? आपको मैंने पहले ही बताया है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो कौन से युद्ध में विजय होने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा? सुमेलगिरी के युद्ध में विजय होने के बाद कहा। अब बात करते हैं राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। राव जोधा की बात करें तो राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। राव जोधा ने जोधपुर शहर 1459 में बसाया था। क्या ये मैं सही बता रहा हूं? 1459? प्लीज कमेंट में बताइए ये क्या सही है? 1459 पे साथियों, अगर सही है तो अब कर दीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि अगर आप यहां तक आए हो ना, आपको क्लास अच्छी लगी है इसीलिए आए। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अच्छी थी या नहीं थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किससे? आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे? किसान आंदोलन से संबंधित है। और क्वेश्चन क्या है? देखिए, ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 नीमू चना किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं हम नीमू चना किसान आंदोलन कब हुआ था। तो नीमू चना किसान आंदोलन कह दीजिए या नीमू चना हत्याकांड कह दीजिए, तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को तारीख याद रख लीजिए। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था, तो 14 मई 1925 को, जिसे महात्मा गांधी ने किसकी संज्ञा दी थी? दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी थी। किसे दी थी? नींबू चना हत्याकांड को दी थी, जो कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था।
अब बात करें, एक और कांड याद आ गया मुझे। कौन सा कांड? डाबी कांड। कौन सा कांड है? डाबी कांड। और डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल 2 4 और 1923 को हुआ था डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। नीमू चना हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। और ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। और बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन सा संबंधित है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना 1919 में। और ऊपर माल बोर्ड की स्थापना 1917 में। ऊपर माल बोर्ड की स्थापना 1917 में और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना 1919 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य हमें बताना है। तो देखिए, असत्य बताएंगे। तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, बिल्कुल सही है। और परबतसर नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहां पर दे रखा है आश्विन पूर्णिमा। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर मेला। सीता माता का मेला तो ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में लगता है। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में लगता है। केला देवी का मेला तो चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है, सही है। और कैसे केला देवी, कैसे करौली, कैसे काली सिंध नदी के किनारे लगता है प्यारे साथियों। केला देवी का मेला कैसे केला देवी, कैसे करौली, कैसे काली सिंध नदी के किनारे चैत्र शुक्ल पक्ष में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया, नहीं, बस शब्द को ध्यान दीजिए। बातारी फुलवारी लिखा गया, रुंख लिखा गया, बलवंत विलास लिखा गया, लेकिन मारो बदलो विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया। क्या प्यारे साथियों ये सही है? नहीं है प्यारे साथियों। मारो बदलो तो लिखा गया, लेकिन बलवंत विलास नहीं लिखा गया। मारो बदलो था प्यारे साथियों विजयदान देथा का, लेकिन बलवंत विलास विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। और क्या है क्वेश्चन नंबर 39? जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 39 क्यों आए आपको पता है? क्योंकि हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर लिए। आज हमने 25 से क्वेश्चन स्टार्ट किए, यानी 26 से लेकर 50 तक करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर 51 से 75 कर लेंगे। हो जाएंगे ना सभी 25-25 क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। क्या राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन से क्या पता चल रहा है? आपको पता है कि हमने 4 क्वेश्चन और कवर कर लिए। क्या कर लिए? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर? बीकानेर में। इतने क्वेश्चन तो आपको आए ना। और अब हमें बताना है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो वो किया जाता है बीकानेर में जो स्थित है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे?
तो क्या अलवर के थे, क्या भरतपुर, क्या चित्तौड़गढ़, क्या अजमेर? आसान सा क्वेश्चन, अजमेर के। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा में राजस्थान में चुनी गई अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजाति है, क्या है? जनजाति, न की जाति है, कि पहली महिला सांसद है। पहली महिला सांसद पूछी है, न की विधायक पूछी है राजस्थान की। ध्यान बस इन शब्दों को देना है बस। और ये है आपका आउट ऑफ सिलेबस। और आपको पता है आपके 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जरूर आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं, उषा मीना आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। श्रीमती वसुंधरा राजे कौन है? जिनका जन्मदिन 8 को आता है। कब आता है? 8 अप्रैल को आता है। और उस दिन क्या बनाया जाता है? महिला दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? महिला दिवस। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। और क्या है क्वेश्चन नंबर 42? बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो ये है संबंधित है मोखरी वंश से। किससे? मोखरी वंश से। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43। और क्या है क्वेश्चन नंबर 43? हरनावा गांव किस संत से जुड़ा स्थल है? क्या मीरा से, क्या रानीबाई से, क्या लालगिरी से, क्या सुंदरदास से? तो हरनावा गांव संबंधित है रानी बाई से या राणा बाई से संबंधित है, जिसे राजस्थान की मीरा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। और क्या है क्वेश्चन नंबर 44? क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो प्रजामंडल आपको याद होने चाहिए प्यारे साथियों। क्या डूंगरपुर से थे, क्या बांसवाड़ा से थे, क्या प्यारे साथियों प्रतापगढ़ से थे, क्या उदयपुर से थे? तो ये थे डूंगरपुर से संबंधित। किससे संबंधित थे? डूंगरपुर से, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और बांसवाड़ा के भूपेंद्र, बांसवाड़ा के भूपेंद्र थे प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 पर राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी? क्या 1947, क्या 1908, क्या 1938, क्या 1911? तो ये की गई थी 1908 में। राजपुताना म्यूजियम की स्थापना 1908 में। शानदार, जानदार, सबसे मजेदार क्वेश्चन आ गया। अमरता देवी की स्मृति में खेजड़ली दिवस शहीद मेला लगता है। क्या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को? गलत। कार्तिक? गलत। आषाढ़? गलत। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जिस दिन तेजा जी का भी मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी। और अमरता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला, खेजड़ली की घटना कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो खेजड़ली की घटना 12 सितंबर कब होती है? 12 सितंबर 1730 को होती है। 1730 को होती है। कौन सी घटना? खेजड़ली की घटना। और किसने ये आदेश दिया था खेजड़ी के वृक्ष काटने को? जिसको भय नहीं था, यानी अभय सिंह ने आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था? अभय सिंह ने आदेश दिया था कि जाओ खेजड़ी के वृक्ष काटाओ। लेकिन अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 3 से 63 लोग, कितने? 3 से 63 लोग प्यारे साथियों खेजड़ी के वृक्ष से चिप गए और अपने प्राणों की आहुति दे दी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता है खेजड़ी दिवस कब बनाया जाता है? 12 सितंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? देखिए बांसवाड़ा तो काट दीजिए पहले ही, अब बचा अजमेर। क्या 1934 या 1928? तो 1934 में हुई थी राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। और क्या है? हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? हुंजा नामक घोड़ा
किस राजा से संबंधित था? तो ये था बूंदी के उमेद सिंह राजा। बूंदी के उमेद सिंह। आपने चेतक बहुत सुना है नाम, वो तो सभी को पता होता है प्यारे साथियों। किसका था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। लेकिन आज मैंने एक नया क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो बूंदी के उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो क्या 67.3? ये तो गलत है। ये देखिए 71.7, ये भी गलत है। 61.4 ग्रामीण और 79.7 किसकी है? शहरी की। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पर। और शानदार और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। और क्या है क्वेश्चन? राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, जगदीश जी मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद, करणी माता मंदिर देशनोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद। तो प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर इसी प्रकार की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने दोस्त आपके भाई विक्रम वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।